पिछले वीडियो में हमने देखा कि शिक्षा के प्रभावी कारक में परिवार या घर की क्या भूमिका थी, और आज हम देखेंगे समाज और विद्यालय की जो है शिक्षा में क्या भूमिका है। तो आज हम देखते हैं समाज शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में, समाज किस प्रकार शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में कार्य कर रही है। तो शिक्षा, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा और समाज का एक अटूट संबंध है, और प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं, अपने इच्छाओं, आकांक्षाओं, उद्देश्यों को सामने रखते हुए शिक्षा प्रक्रिया को इस प्रकार नियोजित करता है कि वह अपने आदर्शों को प्राप्त कर ले और उस समाज के सभी व्यक्ति उपयोगी नागरिक बन जाएं। तो आइए हम देखते हैं कि शिक्षा प्रभावी कार्य के रूप में समाज की क्या भूमिका है। तो पहला पॉइंट है कि समाज द्वारा शिक्षा के महत्व एवं उपयोगिता स्वीकार करने के बाद समाज के सदस्यों के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए उचित एवं सार्थक प्रयास किए जाते हैं, जिससे बालक में समाज के सदस्य बनने की जो है योग्यता विकसित हो सके। दूसरा पॉइंट है समाज के स्वरूप के आधार पर बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, अर्थात जो है जैसा समाज का स्वरूप होगा वैसे ही बालक में उन सामाजिक गुणों का जो है विकास होगा उनके व्यक्तित्व में। तो जैसे देखते हैं कि आज भारतीय समाज का स्वरूप क्या है, आदर्शवादी है, नैतिकता से ओतप्रोत है हमारा भारतीय समाज, और इसलिए भारतीय समाज जो है शिक्षा में भी नैतिकता और आदर्शवादिता को महत्व दिया जाता है। जैसे इसके बाद और देख लेते हैं कि अगर प्राचीन भारतीय समाज की बात करें या प्रकृति के आधार पर देखा जाए, प्राचीन भारत की बात किया जाए तो उस समय संपूर्ण शिक्षा में धर्म व अध्यात्म का जो है बोलबाला था। वहाँ पे संस्कारों को महत्व दिया जाता था। जैसे हिंदू धर्म में संस्कारों के द्वारा ही व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक इन सभी प्रकार के चारित्रिक गुणों का विकास संस्कारों के माध्यम से होता था। संस्कार जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने गए हैं जो जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु तक जो है पूरा किया जाता है, और इसका अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति हेतु व्यक्ति के द्वारा 16 संस्कारों को करते हुए व्यक्ति अपने समस्त गुणों को जो है प्राप्त कर लेता था, और वह अंतिम इच्छा उसकी जो मोक्ष होती थी प्राप्त कर लेता था। तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होता था। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, इन सब तत्वों का विकास या व्यक्ति के शरीर में या बालक के शरीर में सभी चीज़ों का विकास इसके द्वारा होता था। तो अब पाठचर्या में भी सांसारिक व आध्यात्मिक विषयों को जो है सम्मिश्रित किया गया था, मिश्रण किया गया था कि उसकी पाठचर्या में शिक्षा में जो होता है सांसारिक और आध्यात्मिक चीज़ों को ही उनको जो है ज्ञान दिया जाता था, सिखाया जाता था। शिक्षा के केंद्र के रूप में मकतब होते थे, मदरसे होते थे, तो ये सब जो है उनके द्वारा जो है उनको देवालय होते थे, उनके द्वारा उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। गुरु व शिष्य में जो है नैतिकता और सच्चारिता की भावना विकसित होती थी पहले। तो ये प्राचीन भारतीय समाज की बात थी जो है, जब उस समय शिक्षा व्यवस्था जो ऐसी थी, जो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस समय वह व्यवस्था क्यों थी कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति के अंतिम मतलब लक्ष्य मानकर और विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं जो है उनको दी जाती थी, चाहे वो आध्यात्मिक थी और चाहे वो जो है सांसारिक थी। तो किंतु अंग्रेजी साम्राज्य के बाद क्या हुआ कि भौतिकवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ लोगों में, और भारतीय समाज में भौतिकवादी प्रवृत्ति का उदय हुआ। यह प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद तक और आज तक भी चलता आ रहा है कि आज की जो शिक्षा है हमारी भौतिकवादी हो गई, अर्थात अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही लोग शिक्षा जो है ग्रहण कर रहे हैं। आज उनमें नैतिकता और इन सब चीज़ों का पतन हो गया है, आध्यात्मिक चीज़ों का पतन होता जा रहा है, और प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में ही अंतर भी है आज के। तो फिर अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि समाज के स्वरूप के आधार पर ही शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित था।
वर्तमान भारतीय समाज हमारा कैसा, लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित है, अर्थात जनता का जनता के द्वारा, अर्थात जनता जो है जिसको भी चाहे वो जो है राजा बना सकती है, जिसको चाहे प्रजा बना सकती है, मतलब उनको पूरा अधिकार या समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हमारा वर्तमान भारतीय समाज जो है क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में भी समानता, स्वतंत्रता आदि के मूल्यों का पोषण करने वाली व्यवस्था दिखाई देती है। समाज के अनुरूप ही छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके बाद अगला है, बालक समाज में रहकर अनेक प्रकार के रीत रिवाज, परंपरा जो है इन सब चीज़ों को वो सीखता है, जो उसके जीवन निर्माण की आधारशिला होती है। फिर अगला पॉइंट है, भारतीय समाज के लिए नियम एवं परंपराओं के आधार पर ही बालक अपने व्यवहार को परिमार्जित करता है। जैसा वहाँ का नियम होगा, जैसा वहाँ की परंपरा होगी उस समाज की, वैसे ही उस बालक में वे गुण परिमार्जित होंगे, अर्थात वो लक्षण उनमें वैसे ही दिखाई देंगे जिस प्रकार का वहाँ पे समाज के नियम और परंपरा होंगे। तो जैसे उदाहरण देख लीजिए, भारतीय समाज में वर्तमान समय में महिलाओं को सम्मान देने की प्रथा के कारण उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया जाता है। फिर अगला पॉइंट देख लीजिए, भारतीय समाज के विकास में एवं शिक्षा को आगे विद्यालय शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में, विद्यालय किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित करती है, या विद्यालय में किस प्रकार से शिक्षा द्वारा बालक के व्यक्तित्व का या उनके सामाजिकरण का विकास होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन युग में मानव का जीवन अत्यंत या बहुत ही सरल था, सादा था। उस युग में ज्ञान की इतनी वृद्धि नहीं थी जितनी आज के युग में ज्ञान बढ़ गया है या तकनीकी बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि उस समय में मानव की आवश्यकता क्या थी, सीमित थी, और जो उन्हें परिवार व अन्य औपचारिक साधनों से ही उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। परंतु धीरे धीरे मानव का जीवन अत्यंत जटिल होता गया और बालक को संपूर्ण ज्ञान परिवार व अन्य औपचारिक साधनों से के द्वारा प्राप्त होना कठिन हो गया। तो उस समय ऐसा कंडीशन बना और एक ऐसी मतलब स्थिति उत्पन्न हो गई और एक ऐसे नियमित संस्था की आवश्यकता उनको अनुभव होने लगी जिसके द्वारा उन्हें शिक्षा की जरूरत पड़ी। तो जो उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक संपत्ति को सुरक्षित रख सके तथा उसे विकसित करके भावी पीढ़ी को हस्तांतरित कर सके। इस दृष्टि से विद्यालय का जन्म हुआ। विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। यह शिक्षा के प्रभावी कार्य के रूप में निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। इसको नंबर 1 है, अपने समाज की संस्कृति का संरक्षण व हस्तांतरण करना। विद्यालय का मुख्य काम क्या है कि अपने संस्कृति का या अपने जो है क्या कहते हैं समाज के व्यवहारों को अपनी पीढ़ियों को हस्तांतरित करना। दूसरा है नवीन कार्यों के द्वारा या माध्यम से छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। और तीसरा है छात्रों का सामाजिकरण करना, छात्रों का शिक्षा के द्वारा उनका व्यक्तित्व विकास होना या समाज के योग बनाना उनको। अगला नंबर है संस्कृति का नवीनीकरण करना, अर्थात हमारी संस्कृति में भी या हमारे कल्चर में भी परिवर्तन समय समय के अनुसार होते रहते हैं, तो उनका नवीनीकरण करना विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से। अगला है छात्रों में सामाजिक आदतों एवं गुणों का विकास करना। तो अगला नंबर है समाज में आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करना। समाज, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज हमारा परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील समाज में अपने आप को किस प्रकार से समायोजित किया जाए वह विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से छात्रों को जो है बताया जाता है, समझाया जाता है कि वह अपने आप को किस प्रकार से हर मुसीबत में जो है एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद अगला है समाज कुरीतियों रूढ़ियों का विरोध करने की क्षमता का विकास करता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं। कुरीतियाँ रूढ़ियाँ क्या होते हैं, हमारे अंधविश्वास जैसे सती प्रथा, बाल विवाह जो है, नशा और जो है ये सब बहुत सारे
कुरीतियाँ हैं हमारे देश की, अंधविश्वास वगैरह, तो इन सबके विरोध आवाज़ उठाने की क्षमता का विकास करना, उनके अंदर इतनी शिक्षा के द्वारा इनका कूट कूट कर सब चीज़ें भर देना जिससे वो इन कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठा सकें। फिर अगला पॉइंट है सामाजिक समस्याओं की समझ उत्पन्न करना। उनके अंदर सामाजिक समस्याओं की समझ उत्पन्न करके और समाधान के उपाय खोजने के योग्य बनाना बालकों को। तो समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं समय समय पर उत्पन्न होती रहती हैं। उन समस्याओं को उनको समझना, मतलब समझने की योग्य बनाना और समस्याओं को समझकर उन समस्याओं का समाधान करने के उपाय खोजने के प्रयास करने की जो है योग्यता उन पे विकसित करना विद्यालय का काम होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है सामाजिक मूल्यों के प्रति निष्ठा विकसित करना। हमारे सामाजिक जो मूल्य हैं अर्थात हमारे रीति रिवाज, परंपरा, तो नैतिक नियम, इन सबको के प्रति निष्ठा विकसित करना, उनके मन में निष्ठा जो है विकसित करना। फिर अगला और लास्ट पॉइंट है छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना। देखिए बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास घर से तो होता ही है, इसके बाद उनका शारीरिक और मानसिक जो है विकास विद्यालय और समाज के द्वारा, विद्यालय के द्वारा भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से देखा गया कि जो है शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि घर या परिवार की क्या भूमिका है। आज हमने देखा कि समाज और विद्यालय की क्या भूमिका है एक बच्चे के सामाजिकरण या उनको शिक्षित करने के लिए। तो शिक्षा का मुख्य आधार जो है परिवार, समाज और विद्यालय हम देख चुके हैं। अगले वीडियो में देखेंगे कि शिक्षा के रूप में जनसंचार के साधन किस प्रकार से कारगर हैं और जो है राज्य किस प्रकार से हैं। तो फिर अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।